नमस्ते बच्चों। आज का जो अपना विषय है इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो पहला अध्याय अपना चल रहा है स्वर्णिम भारत वाला, उसमें आज अपन पढ़ेंगे चोल साम्राज्य की व्यवस्था। भारत के अंदर विभिन्न साम्राज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य अपन ने पढ़ा, वर्धन वंश पढ़ा। इसके बाद दक्षिण भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण जो साम्राज्य है चोल वंश का, उसके इतिहास के बारे में इस वीडियो में अपन समझेंगे। पूरे विषय को समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखें। तो देखिए, प्राचीन भारत में जो मार्ग थे उत्तरापथ और दक्षिणापथ, इसके अंतर्गत प्राचीन दक्षिणापथ के 3 सबसे बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, जिनमें एक पांड्य और एक चेर केरल राज्य के थे। इसके बाद एक साम्राज्य और था चोल वंश शासन व्यवस्था, जो उस दक्षिणापथ का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता था। अशोक के अभिलेखों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो अशोक लिखता है कि दक्षिण भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई स्वतंत्र साम्राज्य था तो वह चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य के निवासी तमिल भाषी थे और उनकी मुख्य जो भाषा थी वो तमिल थी, और उनके शासनकाल में लिखे गए अनेक साहित्य उच्च कोटि के थे, वो सब तमिल भाषा में लिखे गए थे। तमिल भाषा में उच्च कोटि की इस लेखन साहित्य व्यवस्था को अगर हम देखते हैं इतिहास की दृष्टि से, तो तिरुवल्लुवर का जो प्रसिद्ध जो साहित्य है उनके द्वारा लिखा गया कुरल सबसे प्रमुख उच्च कोटि का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। चोल वंश का शासक व्यवस्था के अंदर एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की एक स्थापना की, और ऐसा कहते हैं कि उसने सिंगलियों से युद्ध किया, अर्थात जो श्रीलंका के क्षेत्र में रहने वाला जो जनसमुदाय था उसको सिंगली कहा गया, उससे युद्ध किया। और उस युद्ध में पकड़े गए जो युद्धबंदी थे उन सब के द्वारा कावेरी नदी के ऊपर एक 100 मील लंबा बांध का उन्होंने निर्माण कराया, और वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी कावेरी पत्तनम के रूप में स्थापित की। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को भी पराजित किया, और पल्लव शक्ति को पूरी तरह से कुचल करके अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए पांडवों की राजधानी मदुरा पर अपना अधिकार स्थापित कर अपना चारों ओर एक ध्वज लहराया। आगे इस चोल वंश में चोल राजराज प्रथम शासक हुआ, जिसने संपूर्ण मद्रास, कुर्ग और सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करते हुए
पूरे दक्षिण भारत में एक छत्र प्रमुख सम्राट के रूप में इस राजवंश को स्थापित किया और उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में स्थापित करके भगवान शिव का एक बृहदेश्वर नाम से मंदिर बनवाया। आगे चलकर इसी वंश में उनका जो पुत्र है, उत्तराधिकारी, जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है, राजेंद्र चोल प्रथम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इनका शासन 1016 से 1044 ईस्वी तक माना गया और ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र चोल के पास में उस जमाने में एक बहुत शक्तिशाली नौसेना थी, जिसके बलबूते पर उन्होंने जितने भी द्वीपीय क्षेत्र थे, जिसमें पेंगू है, मर्तमान है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इन सब को जीतते हुए अपने सीमाओं का विस्तार करते हुए राजेंद्र चोल बंगाल, बिहार और कलिंग राज्य को पार करते हुए दक्षिण में कौशल, मगध साम्राज्य पर विजय प्राप्त करते हुए अपने विजय लक्ष्य को हासिल करते हुए गंगा नदी के किनारे तक अपने साम्राज्य को उन्होंने फैला दिया और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगा नदी के किनारे पर एक धार्मिक आयोजन करते हुए गंगे कोंड की उपाधि धारण की और इतिहास में आज गंगे कोंड के नाम से जो शासक जाना जाता है वो राजेंद्र चोल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद उनका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य शासक बना, जिन्होंने चालुक्य राजाओं सोमेश्वर के साथ में हुए युद्ध में पराजित हुए और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे चालुक्य और चोलों के बीच में संघर्ष बढ़ता गया और चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर साबित होता रहा, क्योंकि चोल साम्राज्य में बाद में धीरे धीरे उत्तराधिकारी के रूप में एक आपसी संघर्ष छिड़ गया, जिसका फायदा चालुक्यों ने उठाया और बाद में चोल वंश और चालुक्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और इसके बाद में एक कॉमन साम्राज्य बना, जिसको इतिहास में चालुक्य चोल वंश के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चालुक्य चोल वंश का शासन भारत के अंदर 40 वर्षों तक अखंड रूप से चलता रहा। इस शासन व्यवस्था के अंदर जो सामाजिक संरचना थी वह भी बहुत सुदृढ़ थी, क्योंकि चोल राजा शैव धर्मावलंबी थे, अर्थात शिव के उपासक थे। इसलिए हम देखते हैं कि जब आज की स्थिति में जब हम दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मंदिर मिलेंगे वो शिव के मिलेंगे और ऐसे विशाल विशाल मंदिर, चाहे केरल में ले लो आप, तमिलनाडु में ले लो आप, कर्नाटक में ले लो आप, इस पूरे भूभाग के अंदर बड़े बड़े भगवान शिव के आपको मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब शैव धर्मावलंबी थे। राजा धीराज ने के प्रमुख लेखों में मिलता है कि उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। इस समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति उच्च कोटि की थी। स्त्रियों का समाज के अंदर पुरुषों के बराबर अधिकार स्थापित था। संपत्तियों पर पुरुष के बराबर स्त्रियों को मालिकाना हक था।
संपत्ति की स्वामी स्त्रियां होती थी और दास एवं देवदासी प्रथा भी इस साम्राज्य में प्रचलित थी।